कल के आगे वाला पढ़ते अपन। कल हमने एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर देखा था। परीक्षा में कई बार आता है और इसके भरोसे नहीं रहना, कभी कभी सब लोग यही याद करके चले आते और ये आता नहीं, क्योंकि सरल पड़ता ना। हाँ, इसलिए पहला अंतर है परिभाषा। जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम पंच संयोजी अशुद्धियाँ जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम आदि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। उसके बाद दूसरा अंतर था एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको पता है इसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इसका उल्टा कर दो, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं और पी टाइप अर्धचालक। इतना समझ में आया ना? एक बार फिर से देख लो, है ना। अर्धचालक की चालकता और प्रतिरोधकता का व्यंजक ज्ञात करना है अपने को। तो देखो यहाँ से अर्धचालक शब्द आया ना, तो मान लेंगे कि चित्र में अर्धचालक का एक ब्लॉक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। अब अर्धचालक है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या दोनों कैसी है? समान। ये इलेक्ट्रॉन को अपने डॉट से दर्शाया है, होल को 0 से दर्शाया है ना। तो इस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन के कारण धारा IE बहती है, होल के कारण धारा IH बहती है। दोनों की दिशा समान है, इसलिए परिपथ में कुल धारा बहती है I बराबर से IE प्लस IH। वही अपने थ्योरी लिखी है। माना चित्र में अर्धचालक का एक ब्लॉक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन के कारण धारा IE तथा होल के कारण धारा IH बहती है। दोनों एक ही दिशा में बहती है, अतः अर्धचालक में कुल धारा I बराबर से IE प्लस IH। अब हम क्या करते हैं, इस अर्धचालक के सिरों पर विभवांतर लगाते, भी विभवांतर लगाते। ऐसा समझो बैटरी से जोड़ दिया अपने, वोल्टेज लगा रहे। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर VE अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। ऐसे ही होल ऋण सिरे की ओर VH अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। हम मान लेंगे कि इस अर्धचालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne है और होलों की संख्या NH है, ऐसा मान लेंगे। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखो यहाँ पे। यदि अर्धचालक के सिरों पर, यदि अर्धचालक के सिरों पर V विभवांतर लगाकर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर अनुगमन वेग V से तथा होल ऋण सिरे की ओर अनुगमन वेग ऋण सिरे की ओर अनुगमन वेग VH से चलने लगते हैं या गति करने लगते हैं। माना अर्धचालक की
एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne तथा होलों की संख्या NH है। Ne इलेक्ट्रॉन है और NH क्या है, होल है, अपन ने मान लिया। तब स्पष्टतः एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में AVE आयतन से गुजरेगा। आयतन की बात करो, आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई क्या हो गया, क्षेत्रफल, है ना। और ये अनुगमन इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई में चलेगा, तो उसकी लंबाई को क्या मान लो, ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया ना आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ए और V अनुगमन वेग है। मतलब इस अर्धचालक के एकांक आयतन, एक अर्धचालक का एकांक जो आयतन है वो कितना है, AV। ठीक है, अब चूंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, Ne है, तो पूरे अर्धचालक का जो आयतन होगा इसमें Ne का हमको गुना करना पड़ेगा। क्या क्या किया हमने, यदि अर्धचालक के सिरों पर V विभवांतर लगाकर E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर V अनुगमन वेग से तथा होल ऋण सिरे की ओर VH अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। माना अर्धचालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne है तथा होलों की संख्या NH है। तब एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में AVE आयतन से गुजरेगा। अतः एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में AVE आयतन से गुजरेगा, तब इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेना, जगह होंगी कहीं तो इलेक्ट्रॉन इसमें n का गुना कर देंगे, ये ऐसा हो जाएंगे NeAV। ठीक है, इतने ये एकांक आयतन है, पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne का क्या कर देंगे, गुना। अब आएंगे उसके बाद, अतः प्रति सेकंड अर्धचालक से प्रवाहित कुल आवेश, हाँ, अतः प्रति सेकंड अर्धचालक से प्रवाहित कुल आवेश, या उसी को क्या बोलते हैं अपन, धारा। तो कैसे दर्शाएंगे उसको, IE से, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं भाई अपन, तो इसलिए IE बराबरी से, आवेश का क्वांटीकरण हमने पढ़ा है, Q बराबर से होता है प्लस माइनस Ne, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ लिखा है, देखो, इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये लिखना है उसकी जगह, N की जगह क्या लिखना है, NeAVE, और गुणित ये E जैसा का वैसा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का E। ये बात समझ में आई ना, कहाँ से आई धारा, ये यहाँ से Q बराबर से प्लस माइनस Ne, ये वाले सूत्र से आई। N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये वाला मान लिख दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, और E जैसा का वैसा। ये आ गई अपनी इलेक्ट्रॉन धारा का मान। ठीक है, एक बार फिर से समझो क्या क्या किया हमने क्या किया कि अर्धचालक के सिरों पर V वोल्टेज लगाकर E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन V अनुगमन वेग से धन सिरे की ओर चलने लगते हैं और होल VH अनुगमन वेग से ऋण सिरे की ओर चलने लगते हैं। माना अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne है, होलों की संख्या NH है, तब एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में AVE आयतन से गुजरेंगे।
ठीक है, तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा, अतः इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो इसमें यानी का क्या कर दिया, गुना, देखो जैसा का वैसा यानी का गुना कर दिया। अतः प्रति सेकंड अर्धचालक से प्रवाहित कुल आवेश, और प्रति सेकंड है समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसलिए हमने पुस्तक में क्या लिखा उसको, धारा, इलेक्ट्रॉनिक धारा आई से दर्शाया, और ये यन का मान और ये ई। अब इसी प्रकार हम होल के लिए भी लिख सकते हैं, तो उसको इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार होल धारा, उसको अपन दर्शाएंगे कैसे, आई एच से। इसको देख देख के लिखो, आई एच बराबर से क्या होगा, एन एच ए वी की जगह वी एच और ई जैसा का वैसा। इसको देख के लिखा भाई, एन एच ए वी एच और इंटू ई। अब ये दोनों मान उठा के अपन रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। फिर आगे समीकरण 1 से, चलो मान रखो भाई समीकरण 1 यह है, आई बराबर से, तो आई बराबर से आई का मान यहाँ वहां से देख के एन ई ए वी ई और इंटू ई, फिर प्लस आई एच का मान रखते, ये एच लिखा है, एन एच ये आधार में है या छोटा लिखना है ना, ए वी एच और ई ऐसा लिखना। ठीक है, इतना यहाँ तक अगर अपन पहुंच गए तो समझ लो 80% कर लिया अपन ने। अब बस इसको गणित के सवाल जैसा थोड़ा सा हल करना है, कॉमन निकालेंगे सबसे पहले, जो भी निकलता ए निकलता और ई निकलता। ठीक है, तो आई बराबर से ए ई कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा वाला लिखेंगे, यानी वी प्लस एन एच वी एच, ये बच गया ब्रैकेट में। ठीक है, अब इधर बाजू में इधर जगह होंगे ना, हाँ चुकी करके लिखेंगे, हाँ यदि चालक का प्रतिरोध, यहाँ लिखो, यदि अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध आर है, कैपिटल आर, आर है तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से आई बराबरी से, अपने को आई का मान चाहिए, आई बराबरी से होता है V अपॉन आर, ओम के नियम से, तथा आर बराबरी से भी पढ़ा है अपन ने उसी अध्याय में, आर बराबर से प्रतिरोध का मान, किसी चालक का प्रतिरोध 4 कारकों पर डिपेंड करता है। एक होता है चालक की लंबाई पर, दूसरा होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है 2 हो गए, तीसरा अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है, और चौथा होता है ताप, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, पढ़ा है ना अपने, हाँ, और समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक नियतांक आता है रो, तो इस प्रकार पढ़ा है ना, आर बराबर से रो यल अपॉन ये अपन ने पढ़ा है, तो ये मान यहाँ पे रखना पड़ेगा आर का, तब आई बराबरी से इधर ही हल कर लेते हैं, या इसी के आगे कर लो, आई बराबर से देखो V जैसा का वैसा, ठीक है, और R का मान यहां से देख के लिखो, R का मान क्या है, रो यल बटे, रो यल और बटे, वहां जगह होंगी तो वहां, नहीं तो इधर भी रख सकते हैं पर अलग से। अब क्या होगा भाई, बटे के बटे वाला कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा V A और बटे आएगा रो L, इसको अलग अलग लिख सकते हैं अपन ऐसा, आई बराबरी से ए बटे रो अलग लिख दो, और इनटू में V बटा यल लिख दो, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है V बटा यल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता बराबरी से विभवांतर बटे दूरी, या विभवांतर बराबरी से तीव्रता गुणित दूरी, संगारित्र के सिद्धांत में पढ़ा था अपन, तो E बराबर से V बटा यल होता है, ओम के नियम में भी पढ़ा था ये,
तो ये v बटा एल की जगह अपन क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो आई बराबरी से आ जाएगा ए ई और बटे, ये इसकी जगह ई लिखा कैपिटल ई, तो ए ई बटे। ठीक है, ये सब हमको साइड में निकालना है, क्योंकि ये आई का मान यहाँ रखना पड़ेगा ना अपने को, इसलिए। कैसा कैसा किया समझो। सबसे पहले लगे तो ये वाला लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि प्रतिरोध R बराबर से रो इंटू एल अपॉन ए लिख दिया अपन ने। फिर ओम के नियम से I बराबर से क्या होता है, V बटे R। यहाँ पे R का मान रख दिया, A बटे वाला ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और फिर V बटा एल अलग करके लिख दिया, और V बटा एल की जगह क्या लिख दिया, E लिख दिया। चलो मान रखते, ए ई आई की जगह ए ई बटे रो बराबरी से यहां जैसा का वैसा ए ई ब्रैकेट में यानी वी खत्म हो, हाँ आगे वाला प्लस एन एच वी एच जैसा का वैसा। यहां देखो ए से ए कट जाता है, तो ए से कैंसिल हो गया, तो बचा वाला लिखो। साथ में एक ये जो ई है इसका पक्षांतर कर दो इधर, यहां बचेगा 1/रो। 1/रो बराबर से ई बटे, ये कैपिटल ई का पक्षांतर करे तो यहाँ बटे में आएगा, बटे में ई, बाकी जैसा का वैसा एन ई वी प्लस एन एच वी एच। अगर हम ई को इसके बटे में लेके जाए 1/रो जैसा का वैसा, ई रहने दो बाहर, ये जो कैपिटल ई है ये इधर अंदर कोष्टक में गुणा कर रहे हैं अपन, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यानी वी बटे ई इसके बटे में प्लस एन एच और वी एच बटे ई। एक छोटी सी परिभाषा होती है कि एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग, एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के विसरण को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, और उसको म्यू से दर्शाते हैं। वो लिख लेते हैं अपन, एकांक विद्युत क्षेत्र, ये ई का मान अगर एक कर दे अपन, एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को, प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता करते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, गतिशीलता को म्यू से दर्शाते, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को म्यू ये लिखेंगे, और म्यू ये बराबर से होता है वी ई बटे ई। ये एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग ये ना को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ऐसे होलो की गतिशीलता, होलो की गतिशीलता उसको अपन VH से दर्शाएंगे, म्यू एच, म्यू एच बराबर से क्या हो जाएगा, VH बटा ई। दोनों के मान रख देंगे अपन। हाँ यहाँ पे, और चाहो तो एक और सूत्र 1/रो, क्योंकि अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता, चालकता को सिग्मा से दर्शाते, सिग्मा बराबर से होता है 1 बटे प्रतिरोधकता, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो सिग्मा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। सिग्मा बराबर से 1/रो, तो ये 1/रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा लिख देंगे। सिग्मा बराबरी से ई जैसा का वैसा ब्रैकेट में
एन ई, और ये वी अपॉन ई का मान इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, म्यू ई लिखेंगे, और प्लस एन एच, और ये वी एच अपॉन ई का मान होलो की गतिशीलता म्यू एच लिखेंगे। ये जो सूत्र आया, ये आया अर्धचालक की चालकता का। ठीक है, अब अपने क्या निकालना है, प्रतिरोधकता निकालना है। तो चालकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ पे चूंकि करके इसी के नीचे भी लिख सकते हैं, चूंकि चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं, अतः प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता रो बराबरी से होता है 1/σ। मान रखो 1/, और सिग्मा का मान ये ऊपर लिखा है, तो ई इंटू ब्रैकेट में एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये हो गया भाई प्रतिरोधकता का, ये चालकता का और ये प्रतिरोधकता का। ऐसा करना है, 4-5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। हो गया। हाँ, चलो आगे देखते हैं अपन। पीएन संधि डायोड, नेक्स्ट हेडिंग दो। हो गया, पीएन संधि डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, या इसको पीएन संधि डायोड कहते हैं। हाँ, इसकी परिभाषा समझते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। जब हम एक शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में, या ध्यान दो भाई, जैसे ये मान लो शुद्ध अर्धचालक है, तो जब हम शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल के आधे भाग में पी प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं और आधे भाग में एन प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं, तो पीएन संधि बन जाएगा। या एक पी प्रकार का अर्धचालक लो और एक अर्धचालक का एन प्रकार का अर्धचालक लेंगे, और दोनों की जो एक एक सतह है उसको पिघलाकर एक विशेष विधि से जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे ये मान लो पी प्रकार का अर्धचालक, ये एन प्रकार का, दोनों की सतह पिघलाकर विशेष विधि से हम एक जोड़ देते हैं, एक संधि बनाते हैं, तो उस संधि को हम पीएन संधि कहते हैं। इसकी मोटाई 10⁻³ मिलीमीटर कोटि की होती है। इसे कहते हैं, समझ में आया? बहुत सरल है। जब एक पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक की एक एक सतह पिघलाकर एक विशेष विधि से जोड़कर संधि बनाते हैं, तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, चलो लिख लो, तब तक हम चित्र बनाते हैं। डायोड कहते हैं। बनाओ भाई, चित्र बनाओ। पीएन संधि डायोड के बारे में, तो ये आधा पार्ट पी क्षेत्र है और ये आधा पार्ट एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में क्या क्या होता है, ग्राही आयन होते हैं। ये ग्राही आयन यहाँ पे जीरो से हमने होल को दर्शाया है, डॉट से हमने इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है। ये ऋण जो आवेश है इसको ग्राही आयन कहते हैं, धन जो आवेश है उसको दाता आयन कहते हैं। हमने पढ़ा था ना अंतर में
कि पी क्षेत्र में जितने ग्राही आयन होते हैं उतने ही होल होते हैं, और वैसे ही एन क्षेत्र में जितने दाता आयन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है होते। जब हम संधि बनाते हैं तो जैसे ही संधि बन जाती है तो संधि के दोनों ओर आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। ये मान लो अलग अलग था पहले, यहाँ से ये वाला पार्ट इधर वाला अलग था, उधर वाला अलग था। जैसे ही हमने इन दोनों को जोड़ा तो बन गई पीएन संधि, और इसमें दो टर्मिनल होते हैं इधर जोड़ने के लिए, एक इधर होता है और एक इधर होता है, इसलिए टर्मिनल बोलो या डायोड बोलो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। और इसकी मोटाई लगभग 10⁻³ मिलीमीटर कोटि की होती है। अब समझो भाई इसकी कार्यविधि कैसे होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही संधि बन जाती है वैसे ही आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है विक्षोभों के कारण। क्या होगा, जो पी क्षेत्र के होल है वो संधि को पार करके एन क्षेत्र की ओर जाते हैं, और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो संधि को पार करके पी क्षेत्र की ओर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और इधर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जिनकी सांद्रता ज्यादा होती है वो संधि को पार करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। अब जैसे ये होल संधि को पार करके इधर चला गया, या संधि क्षेत्र में आया, ये इधर आ गया, दोनों मिल गए, है ना, और एक निष्फल हो गए, एक दूसरे को समाप्त कर दिया। तो जब ये होल और इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इधर बाह्य परिपथ में धारा बहती है। ठीक है, जब होल गति करेंगे और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो बाह्य परिपथ में धारा बहेगी। ठीक है, तो ये तो समाप्त हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, तो पी क्षेत्र के एक और ये केवल ग्राही आयन बचा, इस पे कोई आवेश नहीं, इसको बोलते हैं निश्चल ग्राही आयन। ठीक है, ऐसे एन क्षेत्र में केवल धनावेश बचा, इसको बोलते हैं निश्चल दाता आयन। इस प्रकार इधर भी संधि के एक और जब आवेश वाहकों का विसरण होगा तो पी क्षेत्र में क्या होगा, निश्चल ग्राही आयनों की एक परत बन जाती है, और एन क्षेत्र में क्या होता है, निश्चल दाता आयनों की एक परत बन जाती है। बन रही है परत। हाँ, ये ऐसी परत है जिसमें न ही इलेक्ट्रॉन है और न ही होल है, मतलब इसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं है। तो इस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। ये जो परत है ये अवक्षय परत है। ठीक है, और इसकी मोटाई 0.5 माइक्रोमीटर होती है। ये परिभाषा में आता है भाई, पीएन से अवक्षय परत रुधिका विभव की परिभाषाएं पूछी जाती है। तो किसे कहते हैं अवक्षय परत, आपको समझ में आएगा। जैसे ही संधि बनती है तो उष्मीय प्रक्षेपों के कारण संधि के दोनों ओर आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र में जाने लगते हैं। पी क्षेत्र में होलों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए होल संधि को पार करके एन क्षेत्र में जाने लगते हैं, और एक दूसरे से सहयोग करने के बाद पीएन संधि में क्या होता है, पी क्षेत्र में निश्चल ग्राही आयनों की परत बन जाती है और एन क्षेत्र में निश्चल दाता आयनों की एक परत बन जाती है। अब ये परत क्या करती है, आवेश वाहकों के विसरण को रोक देती है। मतलब ये ग्राही आयनों की परत इधर से होल को इधर नहीं जाने देती है। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो परत है ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देती। ये जो परत है जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता है, पीएन संधि के दोनों ओर निश्चल दाता आयनों और निश्चल ग्राही आयनों की एक ऐसी परत जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता है, न इलेक्ट्रॉन होता है न होल होता है, इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 0.5 माइक्रोमीटर होती है। बात समझ में आई अवक्षय परत की, पूछी जाती है। अब दूसरी बात देखो, रुधिका विभव कैसे कहते हैं। एक तो अपन ने पीएन संधि डायोड पढ़ा, फिर अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी अवक्षय परत। अब प्राचीर विभव या रुधिका विभव दोनों एक है। जब अवक्षय परत बन जाती है तो ये अवक्षय परत क्या करती है, आवेश वाहकों के विसरण को रोक देती है। मतलब
अब ये पी क्षेत्र के होल इधर नहीं जाते संधि को पार करके, और ये भी बैरियर बना लेती है। बैरियर समझता ना, फाटक, इंग्लिश में फाटक को बैरियर बोलते हैं। ये जो निश्चल दाता और ग्राही आयनों की परत है वो एक बैरियर बना लेती है और इधर से आवेश वाहकों को जाने नहीं देती, तो परिपथ में धारा नहीं बहती है। परंतु हम जानते हैं कि पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते ना, और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और होल ये चलते हैं, और उसके चूंकि अल्पसंख्यक होते हैं तो वो जब सहयोग करते हैं तो संधि में बहुत ही अल्प धारा बहती है, बहुत ही कम मात्रा में धारा बहती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण धारा बहती है। अब ये जो आवेश वाहक का विसरण रोक दिया अवक्षय परत, ये एक बैटरी के तुल्य कार्य करती है, जिसका जो ऋण आयन वाले सिरे है, ग्राही आयन है, वह उसको हम ऋण सिरे की भांति मान सकते हैं, धन सिरे की भांति मान सकते हैं। और जो धन आवेश है, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, ऐसा होना था, ये ग्राही और ये धन, तो धन ऋण दो बैटरी के तुल्य यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होता है और एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके कारण, जिसकी दिशा एन से पी की ओर होती है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान समझो। जब अवक्षय परत बन गई तो अवक्षय परत के कारण संधि के दोनों ओर आवेश वाहक का विसरण रुक जाता है। एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है अवक्षय परत के सिरों पर, जिसकी दिशा एन से पी की ओर होती है। ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इस आवेश वाहकों का विसरण रोक देता है, मतलब इधर आने नहीं देता है। तो इसको हम एक बैटरी के तुल्य मान सकते हैं, और इस बैटरी के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वीबी, उस विभवांतर को हम विभव प्राचीर या रुधिका विभव कहते हैं। ठीक है, इसे मिलती जुलती परिभाषा है, एक बार फिर से अच्छे से समझ लो। सबसे पहले अपन ने पढ़ा भाई पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। अब हाँ, अपन ने बड़ी परिभाषा लिखी, शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे, जब एक पी अर्धचालक और एक एन अर्धचालक की एक एक सतह को पिघलाकर विशेष विधि से जोड़ देते हैं तो उसे पीएन संधि कहते हैं। इसकी मोटाई 10⁻³ मिलीमीटर कोटि की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा अवक्षय परत की परिभाषा किसे कहते हैं। जैसे ही पीएन संधि बनती है, संधि के दोनों ओर आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। पी क्षेत्र में होलों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए होल संधि को पार करके एन क्षेत्र की ओर जाते हैं। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र में जाते हैं। जब ये सहयोग करते हैं तो संधि के दोनों ओर, मतलब संधि के एक ओर पी क्षेत्र में निश्चल ग्राही आयनों की एक परत बन जाती है और एन क्षेत्र में निश्चल दाता आयनों की एक परत बन जाती है। इस परत में या इस क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक नहीं होता है, तो इस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 0.5 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, ये अवक्षय परत के सिरों पर अवक्षय परत के कारण आवेश वाहकों का विसरण रुक जाता है, क्योंकि अवक्षय परत के सिरों पर एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा एन से पी की ओर होती है। ये विद्युत क्षेत्र आवेश वाहकों के विसरण को रोक देता है। इसको हम एक बैटरी के तुल्य मान सकते हैं। इस बैटरी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विधि को विभव प्राचीर या रुधिका विभव। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ, इसको हम शेयर कर देंगे तो आप लिख लेना।